समास की सिद्धियां आज से आरंभ हो रही हैं। समास और विग्रह क्या होता है ये तो सभी को पता है, किंतु फिर भी उनका एक टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि तकनीकी तरीके से आपने समास को या समास के विग्रह को नहीं समझा है तो आगे जो सिद्धि की प्रक्रिया होगी उसमें आपको आसानी नहीं रहेगी। इसलिए किसी भी टॉपिक को शुरू से देखिए और धैर्य के साथ देखिएगा, समझते हुए। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए सिद्धि शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि समास क्या है। जैसा कि सब जानते हैं फिर भी समझिए, शायद इस तरीके से यदि आप समझोगे तो फिर कभी नहीं भूल पाओगे। समास का अर्थ है संक्षिप्त यानी संक्षेपण करना। समास द्वारा पद समूह को विभक्तियां हटाकर छोटा कर दिया जाता है, क्योंकि छोटा करने से भी जब समझ में आ रहा है तो फिर अनावश्यक जो और शब्द उसमें लगाए हुए हैं, सहायक वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब जैसे, उनको हटा दिया जाता है, जिन्हें संस्कृत में हम विभक्तियां कहते हैं, और सभी पद मिलकर एक पद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो आवश्यक पद बचते हैं उन सभी को मिला के एक पद बना दिया जाता है। किस प्रक्रिया से बनता है वही तो सिद्धि है जिसे हमें आज सीखना है। तो सभी पद मिलकर एक पद में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर अंत में विभक्ति लगा दी जाती है। तो विभक्ति आदि कार्य संस्कृत में होते हैं, हिंदी में समझ लीजिए एक बार, जिससे कि आपको और आसानी होगी। जैसे भगवान की लीला, पूरा एक सेंटेंस है ये, इसमें विभक्ति कहाँ है? जो हेल्पिंग वर्ब इत्यादि हैं उनको हम, या हेल्पिंग कोई वर्ड भी आ सकता है, उन सभी को हम हटा देंगे यदि हमारा समास सिद्ध हो रहा है तो। यानी कि एक पद ऐसा बन रहा है जिस एक पद से ही ये पूरी बात यदि समझ में आ जाती है तो उसे हम इस तरह से कहेंगे, जिसको कि हम समास कहते हैं। भगवान की लीला, भगवत लीला। अब की हटाया, न को तय किस तरह से किया, आ कैसे हटा, ये प्रक्रिया होगी, तो ये संस्कृत में हम बताएंगे। काले रंग का आदमी, यहाँ पे रंग और का दोनों ही अनावश्यक हैं, लेकिन काले का ए हट गया, ये एक प्रक्रिया हुई हिंदी वाली, लेकिन संस्कृत में अन्य तरीके से होगी। तो काले रंग का आदमी कहो या काला आदमी कहो, एक ही बात है, पूरा वाक्य एक शब्द में आ गया। कहीं कहीं तो जिस तरह से संस्कृत है, संस्कृत में तो खाली श्याम कह दिया जाएगा, और यदि स्त्री है तो श्यामा कह दिया जाएगा। गाय का मूत्र, गौमूत्र। राजा का महल, राजमहल। सीता और राम, सीताराम। तो इस तरह से अनेक पदों के समूह को, यानी कि पूरे के पूरे वाक्य को या एक से अधिक पदों को संक्षिप्त कर देना, एक पद में कह देना ही समास है। विग्रह क्या है? विग्रह को समझने से पहले जान लीजिए वृत्तियाँ, क्योंकि जब समास बनता है ना तो इस तरह से कुछ वृत्तियाँ जुड़ी होती हैं। इनको जो हमने हटाई थी वो सभी वृत्तियाँ कहलाई जो इसके अंदर थी, किंतु समास करते समय दिखाई, समासिक पद में वो दिखाई नहीं दे रही हैं, किंतु विग्रह में वो दिखाई देती हैं, यानी कि वो इसमें चिपकी हुई हैं, जो कि व्यवहृत हैं, यानी कि हैं किंतु दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जो व्यवहार में तो लाई गई हैं किंतु दिखाई नहीं दे रही हैं, वो विग्रह में ही दिखाई देती हैं। और वो वृत्तियाँ 5 हैं: कृत, तद्धित, समास, एकशेष, सनाद्यंत, धातुरूप। सनाद्यंत धातुरूप एक ही है, क्योंकि सनाद्यंत जो सनंत आदि जो प्रत्यय हैं वो धातु रूपों में ही प्रयोग होते हैं। तो धातुओं से कोई शब्द बनेगा तो ये उसमें आएगा। एक शेष, जब अनेक शब्दों में से केवल एक ही शब्द रह जाता है, जैसे, लेकिन वो एक जैसे होने चाहिए, जैसे राम 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 राम, तो केवल रामाह कह देना, तो बहुतों में से, एक जैसों में से केवल एक शेष रह जाता है। समास एक से अधिक पद होते हैं। तद्धित, जो तद्धित प्रत्ययों से बन जाते हैं जो शब्द, तो जब हम विग्रह करते हैं तो तद्धित आदि को अलग कर देते हैं। कृत आदि प्रत्ययों से जो बन जाते हैं सामासिक पद, उनको कहते हैं। तो ये सब वृत्तियां हैं जो सामासिक पदों में पाई जाती हैं। साधारण सी भाषा में अगर इसे समझाओगे तो मान लीजिए
आपके पास कोई जुकाम की या बुखार की दवाई है, तो आपके पास तो वो केवल एक गोली है, लेकिन उसका साल्ट क्या क्या है, उसके भीतर क्या क्या है, पैरासीटामोल है, क्या है उसके अंदर, ये सभी उसमें वही उसकी वृत्ति है जो कि उसके अंदर है, जबकि आपके सामने वो केवल एक केरोसिन आदि के नाम से आई है। और साधारण भाषा में समझोगे तो चाय है। मान लीजिए आपने चाय या कोई भी डिश बना रहे, कोई भी डिश है आपके सामने, तो जब आपसे कहा जाए कि चाय को समझाइए, चाय क्या क्या है, तो कैसे समझाओगे कि दूध है, पानी है, चीनी है, अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, तुलसी है इत्यादि इसके अंदर है। जबकि आप ये क्या हो गया, ये हो गया वृत्ति का विग्रह, वृत्ति का अर्थ समझा दिया, उसके गुणों का, उसके अंदर क्या क्या है वो सब आपने समझा दिए, जबकि आपके सामने वो केवल एक चाय है। तो समझ लीजिए कि चाय समास है और उसको, उसकी वृत्ति को, जो आपने वृत्ति अर्थ को जो बताया आपने, वो वृत्तियां थी उसकी चीनी, पत्ती, पानी इत्यादि। और यही था जब अलग अलग बताया चाय के विषय में तो वो विग्रह हो गया। यानी विग्रह का मतलब ही है अलग हो जाना, विलग हो जाना। और शब्द को अलग करते समय यानी उसकी व्याख्या करते समय जो जो शब्द उसको अलग करेंगे वो विग्रह कराने वाले शब्द कहलाएंगे, अर्थात विग्रह सूचक चिन्ह होंगे। तो वृत्ति अर्थ को समझाने वाला जो वाक्य है वो विग्रह कहलाता है। जब वृत्ति अर्थ को समझाते समय अलग करने वाले सूचक चिन्हों के द्वारा वाक्य को अलग अलग बताओगे तो वो विग्रह कहलाएगा। विग्रह दो प्रकार का होता है, लौकिक एवं अलौकिक। तो अलौकिक और लौकिक भेद से विग्रह दो प्रकार के हो गए। अब क्योंकि सिद्धियां करने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विग्रह तो आपको आते हैं, समास भी आते हैं, फिर सिद्धियां करने में समस्या क्या आ रही है? क्योंकि आपको केवल लौकिक विग्रह आता है। मैंने भी सारे समास करा दिए हैं, बहुत अच्छे से करा दिए हैं, किंतु मैंने लौकिक विग्रह बताए हैं आपको, अलौकिक विग्रह नहीं बताए। अलौकिक विग्रह करना ही सिद्धि है। तो जैसे ही आप अलौकिक विग्रह के विषय में जान लोगे, आप सिद्धियां करना आपके लिए आगे बहुत ही सरल हो जाएगा। तो पहले अलौकिक को जानने से पहले लौकिक को जानिए। लौकिक विग्रह, लोग संसार को कहते हैं ना, संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो क्या है? लौकिक है, क्योंकि ये संसार दृश्यमान है, ये जगत दृश्यमान है। जो दिख रहा है वही जगत है, वही लोक है, और जो दिखाई नहीं दे रहा वो परलोक है। पर यानी जो आंखों से परे है। जो अलौकिक है यानी जो कि दिखाई नहीं देता है, तो परलोक कहो यानी आंखों से परे, या अलौकिक कहो जो दिखाई नहीं देता। लौकिक जो दिखाई दे, जैसे कि ये संसार, ये लोक, क्योंकि ये लौकिक है। जो लोक व्यवहार के योग्य हो उसे हम लौकिक विग्रह कहते हैं, जिसे हम संस्कृत में या हिंदी में भाषा में प्रयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं, अपनी बातचीत में बोलते हैं, उसे हम लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुरुष, ये क्या है? एक सामासिक पद है, और इसका विग्रह क्या हो गया? राज्ञ पुरुष। अब ये लौकिक विग्रह है क्योंकि इसमें विभक्ति दिखाई दे रही है और इसमें विभक्ति का आभास हो रहा है। जैसे राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, तो हिंदी में जो आया वही राजा का, की, के, षष्ठी एक वचन, तो क्या बना? राज्ञ पुरुषः। तो ये सिपाही यानी राजपुरुष या राज्ञ पुरुष, दोनों ही तरह से आप समझ गए इसको। विग्रह करते समय यहाँ पे विभक्ति का रूप दिखाई दे रहा है, और विभक्ति का कैसा रूप दिखाई दे रहा है? प्रत्यय दिखाई नहीं दे रहा, सीधा राजा की षष्ठी विभक्ति का एक वचन दिखाई दे रहा है, यानी कि एक वचन है, वचन भी दिखाई दे रहा है, और षष्ठी विभक्ति है, ये दिखाई दे रहा है इसमें।
तो इसीलिए ये लौकिक विग्रह है। हम राजपुरुष भी बोल सकते हैं और राज्य पुरुष भी बोल सकते हैं। हम गाय का मूत्र बोल सकते हैं, हम गौमूत्र भी बोल सकते हैं। हम राजा का महल बोलें या राजमहल बोलें, दोनों ही भाषा में प्रयुक्त होते हैं, दोनों ही तरह से प्रचलन में बातें होती हैं। किंतु अब समझिए आप अलौकिक विग्रह को, क्योंकि अलौकिक विग्रह को समझ लेना ही आपकी सिद्धि प्रक्रिया का आरंभ है। जो दिखाई न दे, जैसे कि अलग गया ना, अर्थात न दिखाई देने वाला, जो दिखाई न दे अर्थात भाषा में जिसका प्रयोग नहीं होता है किंतु वो विद्यमान है, अर्थात विद्यमान का दिखाई न देना ही अलौकिक है। जो है तो सही, शब्द के अंदर है तो सही, लेकिन दिखाई नहीं देता। दिखाई क्या देता है? यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा तब भी समझ में आ रहा है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है किंतु दिखाई नहीं देता है। अलौकिक में वो दिखाई नहीं देता। जैसे कि ईश्वर है तो सही किंतु दिखाई नहीं देता। उसकी सत्ता का आभास करने के लिए क्या करना होगा? आपकी दृष्टि का भी अलौकिक होना जरूरी है। जैसे मीरा, गुरु नानक इत्यादि की दृष्टि या आत्मा अलौकिक हो गई थी, इसीलिए तो उन्हें परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का दर्शन हो गया था, आभास हो गया था, और ये सिद्धि उनको प्राप्त हो गई थी कि ईश्वर क्या है या उनको कैसे देखा जाता है। इसीलिए वो सिद्ध पुरुष हो गए। अब आप देखिए, राजपुरुष या राज्य पुरुष, ये आपने पढ़ा है, ये देखा जाता है, आपकी कथाएं इत्यादि में इनका प्रयोग होता है, किंतु क्या इसका प्रयोग होता है इस तरह से? क्या भाषा में या व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं? हम नहीं करते। हम क्या करते हैं? राजपुरुष। लेकिन अब इसका अलौकिक विग्रह क्या है कि इसमें राज्य पुरुष करोगे तो षष्ठी विभक्ति दिखाई दे रही है, लेकिन अगर करोगे राजन, जबकि षष्ठी विभक्ति को भी यदि आप सिद्ध करना है तो क्या लाओगे? राजन, यानी मूल प्रकृति इसमें क्या है, मूल शब्द क्या है, मूल विभक्ति क्या है, दूसरा शब्द मूल क्या है और उसके पीछे विभक्ति क्या है, ये हो जाता है अलौकिक विग्रह। इस तरह से कथा, साहित्य, भाषा इत्यादि में प्रयुक्त नहीं करते हैं, किंतु वास्तव में ये जो है राजपुरुष, वो हमने केवल इतना जाना कि वो राज्य पुरुष है, यानी राजा का पुरुष है। और राज्य पुरुष भी क्या है, इससे आगे हम गए ही नहीं। अर्थात राज्य पुरुष यानी राजन, मूल शब्द राजा का राजन, षष्ठी विभक्ति काकी के लिए षष्ठी विभक्ति एक वचन अस, पुरुष, और फिर अंत में क्योंकि राजपुरुष परिचय दे रहे हैं सुविभक्ति, क्योंकि प्रातिपद अर्थ को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब आपको जो राम के शब्द रूपों की सिद्धि आदि बताई थी, अनेक शब्द रूपों की कराई थी, तो सब में ही क्या लगाया था हमने? स्वौजस अमोट षष्ठाभ्याम विश्रेभ्याम व्यस, ये सूत्र था ना, स्वौजस सूत्र। तो वो सूत्र याद होना चाहिए, पहले से होगा, ना हो तो कर लेना। राम आदि के रूप देखोगे तो उनमें मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं ऐड कर दूंगी। और उसके बाद फिर हमें, क्योंकि ये सार्थक शब्द हैं, तो इनकी हमें करनी होगी प्रातिपदिक संज्ञा। वो किस सूत्र से करेंगे? फिर अव्ययी भाव समास की सिद्धि में कौन कौन से सूत्र लगते जाएंगे और किस प्रक्रिया से, जैसे राम, हरि आदि के किए, कैसे इन सामासिक पदों की सिद्धि होगी, कैसे कौन कौन से इनमें सूत्र, विभक्ति आदि आएंगे, क्या क्या परिवर्तन होंगे, ये सब आप क्रम से वीडियोस को देखिएगा, दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा अभी से, यदि किसी को नहीं आता है और ज़रूरत है तो। क्योंकि अलौकिक विग्रह की सिद्धि के लिए, सिद्धियों को सीखने के लिए आपका सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है। ये सिद्धियाँ शब्दों को समझिए। सिद्धियाँ यानी प्रक्रिया और विधि जो सिद्ध करने की है, उसे समझ लेना, उसका अच्छी तरह से आ जाना। और जिसको ये सिद्धियाँ आ जाती हैं, जो इन सिद्धियों को सीख जाता है, इन प्रक्रियाओं को, इन सूत्रों आदि को सीख जाता है, इन प्रयोगों को सीख जाता है, सिद्धियाँ मतलब प्रयोग,
वही सिद्ध यानी कि कुशल, निपुण या एक्सपर्ट होता है। तो अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और जब तक इसे समझ लीजिए, जल्दी ही आने वाला है दूसरा सीधे सिद्धियां आरंभ करने वाला वीडियो। धन्यवाद।